जय हिंद दोस्तों। आज हम बात तो करने वाले हैं बिल्किस बानो के केस की, लेकिन उससे पहले ये 11 नाम सुनिए। जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केसर वोहनिया, प्रदीप मौर्य, बाका वोहनिया, राजू सोनी, नितेश भट्ट और रमेश चंद्राना। जिसमें से राधेश्याम शाह ने सुप्रीम कोर्ट के साथ एक फ्रॉड किया है। ये वर्ड मेरे नहीं है, ये वर्ड खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये क्लैरिफाई किया है कि उसको जजमेंट देते समय माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई सारे फैक्ट्स को सामने नहीं रखा गया राधेश्याम शाह द्वारा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को एक फ्रॉड का सामना करना पड़ा। खैर, हम इसके थोड़ा केस के बैकग्राउंड की बात करें अगर, तो दोस्तों बात है 2002 के गुजरात दंगे की, जिस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी जी। अगर हम एग्जैक्ट डेट से स्टार्ट करें तो दोस्तों बात है 3 मार्च 2002 की, जब बिल्किस बानो, ये जो पीड़िता है हमारे केस में, ये अपने परिवार के साथ एक ट्रक में छुपकर जान बचाने के लिए भाग रही होती है। उसी समय ये जो 11 व्यक्ति जिनका मैंने अभी आपके सामने नाम लिया है, ये हथियारबंद होते हैं, यानी कि इनके पास हथियार होते हैं और ये उस ट्रक में घुस जाते हैं, जिसमें बिल्किस बानो के पूरे परिवार के सदस्य को ये मार डालते हैं, जिनमें उनकी 2 साल की बेटी भी शामिल होती है। बिल्किस बानो की 2 साल की बेटी होती है, जिसको ये बेरहमी से मार डालते हैं। उसके बाद बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप किया जाता है, जिसके बाद ये वहाँ से भाग जाते हैं। इस घटना के तुरंत बाद बिल्किस बानो निकटतम पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां पे रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें वहां से डरा धमकाकर भगा दिया जाता है। जिसके बाद ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पहुंचती है और वहां पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एडवोकेट हरीश साल्वे की सहायता से सुप्रीम कोर्ट ये केस लेके पहुंचते हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट सीबीआई द्वारा ये केस की जांच कराने का आदेश कर रही होती है, लेकिन उसके बाद भी गुजरात के कई जगहों से बिल्किस बानो को कई सारी धमकियां, कई सारे थ्रेट्स दिए जाते हैं। जिसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो दोबारा पहुंचती हैं और कहती हैं, एक अपील डालते हुए कहती हैं कि उनको कई सारे थ्रेट्स, कई सारी धमकियां दी जा रही हैं। जिसके बाद वो अपील करती हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि उनका केस गुजरात से बाहर किसी दूसरे स्टेट में ट्रांसफर किया जाए। जिसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये केस महाराष्ट्र के मुंबई के एक स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसमें जनवरी 2008 में सीबीआई द्वारा ये 11 के 11 कसूरवार, जो 11 दोषी मैंने आपको नाम बताया, इन सभी की सज़ा को प्रूव किया जाता है और माननीय अदालत द्वारा इन सभी 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है। जिसके बाद अगर हम बात करें तो इन सभी 11 दोषियों द्वारा बॉम्बे के हाई कोर्ट में अपील दर्ज की जाती है और इस सज़ा के खिलाफ अपील होती है ये दोस्तों, जिसमें 2018 में इस अपील को खारिज कर दिया जाता है और इनकी सज़ा को कंटिन्यूस रखा जाता है। ये सज़ा तो काट रहे होते हैं, फिर दोबारा ऐसी क्या बात उठती है, क्या ऐसा मुद्दा उठता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को खुद ऐसा कहना पड़ता है कि उसके साथ एक फ्रॉड हुआ है। तो दोस्तों बात है इन सभी 11 दोषियों में से एक दोषी होता है राधेश्याम शाह, जो कि बॉम्बे के हाई कोर्ट में एक अपील दर्ज करता है और कहता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 432 और 433 के अंतर्गत उसकी सज़ा में कुछ नरमी बरती जाए या फिर सज़ा कम कर दी जाए। आपको अगर बता दूं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 432 और 433 के अंतर्गत जो भी स्टेट है जहाँ पे ये चीज़ हुई है, जहाँ पे ये सारे केस चले हैं, उस स्टेट की गवर्नमेंट एक कमेटी का गठन करके इस जो सज़ा के दोषी हैं इनकी सज़ा को कम कर सकती है या टाल सकती है। लेकिन बॉम्बे के हाई कोर्ट द्वारा यह अपील फिर से खारिज कर दी जाती है उस वक्त। लेकिन फिर से राधेश्याम शाह जो है ये इस फैक्ट को छुपा लेता है कि बॉम्बे के हाई कोर्ट में उसने पहले भी अपील कर रखी थी, जो कि उनके द्वारा खारिज कर दी गई थी, और सुप्रीम कोर्ट में फिर दोबारा एक अर्जी देता है जिसमें वो कहता है कि इस केस को सेक्शन 432 और 433 के अंतर्गत उसकी सज़ा कम कर दी जाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट गुजरात सरकार को ये आदेश देती है कि उनकी सज़ा कम की जाए। जिसके बाद गुजरात की जो सरकार होती है वो एक कमेटी गठन करती है और उस कमेटी के गठन में दोस्तों जो मैंने आपको बताया 432 और 433, इस प्रोसीजर में हमें उसे भी रखना पड़ता है जिस जज ने इनको सज़ा सुनाई थी, लेकिन मुंबई के स्पेशल कोर्ट के जज को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है और न ही उनकी राय विचार ली जाती है। जिसके बाद ये इन 11 कसूरवारों में से, इन 11 दोषियों में से 3 दोषियों को छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद जो बिल्किस बानो होती है दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और दोबारा इस केस को ओपन करती है। पहली बार तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये अपील जो है वो खारिज कर दी जाती है, लेकिन दूसरी बार ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये फिर से अपील सुन ली जाती है। जिसके बाद ये पाया जाता है कि गुजरात सरकार ने अपने मनमाने ढंग से, क्योंकि उनके एरिया में, उनके क्राइटेरिया में ये राइट नहीं आता था कि वो एक सरकार का गठन करें और फिर
उनकी सज़ा को कम करे। लेकिन फिर भी आपने जाना बिल्किस बानो जो एक पीड़िता थी, एक रेप पीड़िता थी, उनको किस प्रकार पूरे दुनिया में, पूरे समाज में एक बहुत बड़ा नेगेटिव नज़रिए से देखा जाने लगा था। हमारे समाज की एक्चुअल में दिक्कत दोस्तों यही है कि हमारे समाज में जितनी नेगेटिव नज़रिए से एक महिला को देखा जाता है, एक रेप पीड़िता को देखा जाता है, उतनी नेगेटिव नज़रिए से, उतने बुरे तरीके से, या फिर उतनी जो पॉपुलैरिटी होती है नेगेटिव नज़रिए वाली, वो दोषियों की नहीं होती। आप इन 11 लोगों का नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने या फिर आपके दोस्तों ने या फिर आपके नॉन वाले बंदों ने बिल्किस बानो का नाम जरूर सुना होगा। खैर, ये बात थी जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार जब बिल्किस बानो की अपील को माना और उसके बाद जो 3 दोषी थे जिनकी सज़ा को कम किया गया था, उनकी सज़ा को वापस से बरकरार रखा और कहा कि जो सरकार ने फैसला सुनाया था कमेटी का गठन करके वो गलत था और सुप्रीम कोर्ट के को राधेश्याम द्वारा एक फ्रॉड में रखा गया था। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट को कई सारे फैक्ट्स की जानकारी नहीं थी, जिसके कारण गुजरात सरकार को इस कमेटी का गठन करने के लिए गुजरात सरकार को कहना पड़ा था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। खैर, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, इस केस के बारे में? अपनी राय जरूर इस कमेंट सेक्शन में दिखाइएगा, बताइएगा। और तब तक के लिए जय हिंद।